साइकोसिस का मीनिंग क्या होता है? लॉस ऑफ इंसाइट फ्रॉम रियलिटी, मतलब कि नॉर्मल जो रियलिटी है, रियलिटी को टोटली लॉस कर देगा। तो साइकोसिस में टिपिकल जो एग्रेसिव बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर, चिल्ला चोट करना, वो सब नहीं आएगा साइकोसिस में। साइकोसिस मतलब है टोटल रियलिटी से लॉस हो गया है। तो उसमें क्या होगा, जो हॉलुसिनेशन है, डिल्यूजन है, ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं साइकोसिस के। तो कोई चिल्ला चोट कर रहा है तो उसको अपन साइकोसिस नहीं बोलेंगे। साइकोसिस बोलने के लिए कम से कम जो लॉस ऑफ रियलिटी है, वो एक ना एक कोई फीचर ऐसा ना चाहिए कि जिसमें रियलिटी से बिल्कुल लॉस हो गया, उसको कुछ पता ही नहीं कि रियल में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आते हैं कॉजेस। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है एक्यूट साइकोसिस का? स्ट्रेस में साइकोसिस हो जाएगा है? नहीं, जो अपना एक्यूट कंडीशन ऑफ मेनिया, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया, इन सब की जो इनिशियल कंडीशन होती है एक्यूट, उसमें वो एक्यूट साइकोसिस में चले जाता है। मेनिया में है ये जो शुरुआत में मोस्ट कॉमन से चालू करते हैं, फिर अपन रेयर की जाएंगे, फिर आते हैं सीवियर कंडीशन। ये तो हो गई एक्यूट कंडीशन ऑफ मेनिया। उसमें फिर दूसरा है आईसीयू साइकोसिस, ये बहुत कॉमनली मिलती है। आईसीयू में जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं, जनरली अपन 1-2 दिन तक एडमिट होते हैं, तीसरे चौथे दिन से वो अल्टर्ड सेंसोरियम में चले जाते हैं, अल्टर्ड कुछ भी बिहेव करने लगते हैं। ये बहुत कॉमन होता है आईसीयू साइकोसिस। फिर आते हैं जो एंड स्टेज डिसीज होती है। एंड स्टेज डिसीज मतलब सीकेडी, सीएलडी, सीओपीडी है, मैलिग्नेंसी तो नहीं आती ये हिंदी में भी। सीकेडी में क्या होता है? यूरेमिक एंसेफेलोपैथी होता है। सीएलडी में क्या होता है? हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होता है। सीओपीडी में ऑक्सीजन कम होता है तो हाइपोक्सिक एंसेफेलोपैथी होता है। मतलब कुल मिला के ब्रेन को जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, नॉर्मल जो ब्लड की चीजें हैं, वो नहीं मिल रही होंगी, तब ये साइकोसिस चले जाएगा। इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसमें टॉक्सिटी, अमोनिया लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसमें यूरिया क्रिएटिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि जो ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नहीं हो जाती है, इसलिए पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में चले जाता है। ये एंड स्टेज डिसीज हो गई। इसके अलावा एक सेप्टिक एन्केफेलोपैथी होगी, जब फीवर वाला सेप्टिक या फिर फेब्राइल एन्केफेलोपैथी। जब किसी को हाई ग्रेड फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर की कंडीशन ऐसी आती है कि हाई ग्रेड फीवर में ब्रेन की फंक्शनिंग कम हो जाती है, तो उसमें अगर पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में है, अल्टर्ड बिहेवियर कर रहा है, तब उसको फेब्राइल एन्केफेलोपैथी बोलेंगे। और किसी सेप्सिस है बॉडी में, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी कारण से सेप्सिस हुई है और सीवियर सेप्सिस है, तो सेप्टिक एन्केफेलोपैथी में भी चला जाता है। तो ये सब कंडीशन है, इन सब कंडीशन में भी पेशेंट साइकोसिस में है। तो अगर पेशेंट कोई है जो एक्यूट ऑनसेट पेशेंट अगर अल्टर्ड सेंसोरियम में है, चला गया है, उठपटांग बातें कर रहा है, चिल्ला चोट कर रहा है, हॉलुसिनेशन, डिल्यूजन आ रहे हैं, तो अपन को सिर्फ यही कॉज नहीं देखना है कि पेशेंट को सिर्फ हो ही सकता है कि साइकोसिस ही हो। उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पहले जो अदर कॉजेज हैं वो रूल आउट करने पड़ेंगे। अदर कॉजेज में अपना आईसीयू कॉमनली है, आपको उसके पूरे ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने देंगे कि एलएफटी, केएफटी नॉर्मल है कि नहीं, उसका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है कि नहीं, सीबीसी नॉर्मल है कि नहीं, उसको हाई ग्रेड फीवर है कि नहीं। तो ये 5 चीजें रूल आउट करोगे तब आप उस पर जाओगे, क्योंकि ये तो कॉज ये है इडियोपैथिक है। एक सीटी हेड कराना पड़ेगा, उसका सीटी हेड भी कराना पड़ेगा अगर एक्यूट साइकोसिस पेशेंट है तो। सीटी हेड क्यों कराना पड़ेगा? कई बार जो फ्रंटल लोब के लीजन है, फ्रंटल लोब जो है इमोशन को कंट्रोल करता है, तो फ्रंटल लोब में कोई भी लीजन होगा जो एक्यूट ऑनसेट होगा तो पेशेंट एक्यूट साइकोसिस में ही प्रेजेंट होगा। तो फ्रंटल लोब की जितने भी ब्रेन के लीजन है एक्यूट वाले, कहीं ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा के कारण अगर फ्रंटल लोब में कहीं हेमरेज हो गया है, या फिर कोई यहाँ पे मास था, मास एकदम से हेमरेज में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, तो इसमें भी एक्यूट साइकोसिस प्रेजेंट करेगा पेशेंट। और क्या कॉज हो गए? अब ड्रग इंड्यूस हो गया। ड्रग्स में क्या क्या कराती है साइकोसिस? सोडियम, पोटेशियम, सीबीए ड्रग्स आगे आएंगे ना। ड्रग्स में जो साइकोटिक ड्रग्स कराती है वो कौन कौन सी होती हैं? पहला तो यही हो गया स्टेरॉइड। स्टेरॉइड के बाद एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी कई बार साइकोसिस कराती है।
एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जिसमें जो अपने यूफोरिया पैदा कर देती है दिमाग में, यूफोरिया के कारण पेशेंट साइकोसिस में जा सकता है। ठीक है, कई सेडेटिव ड्रग्स हैं जिनको सेडेशन के साथ साथ वो साइकोसिस भी पैदा कर देती हैं। ये तो ड्रग्स हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, सोडियम है, मेनली सोडियम का रहता है। हाइपोनेट्रीमिया जो है, हाइपोनेट्रीमिया के कारण पेशेंट साइकोसिस में जा सकता है। तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। हाइपोनेट्री डिहाइड्रेशन में हाइपरनेट्रोमिया होगा, है ना। तो पेशेंट को हाइपोनेट्रिया जनरली कंडीशन होती है, ब्रेन की कोई भी कंडीशन है उसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है। ब्रेन की कंडीशन है, क्रोनिक लॉन्ग टर्म उसको फ्लूइड पे है और ओरल इंटेक बहुत कम है, लेसिक्स पे है, डायूरेटिक पे है, तब वो हाइपोनेट्रिया में जा सकता है। एक्यूट सीकेडी में हाइपरकैलेमिया मिलता है, हाइपोनेट्रिया नहीं मिलता। एक्यूट सीवीए में यूजुअली जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन का होता है, पोस्टीरियर सर्कुलेशन का है ना, जहाँ पे सेरिबेलम या फिर मेडुला या फिर पोन्स इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें पेशेंट साइकोसिस में जा सकता है। या फिर फ्रंटल लोब का लीजन हो, है ना। फ्रंटल लोब में क्या होता है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में कोई अगर हेमरेज या इंफार्क्ट हुआ हो तो पेशेंट जा सकता है एक्यूट साइकोसिस में। तो लगभग कॉमन कॉजेज यही हैं। इतने कॉजेज आपको रूल आउट करना है एक्यूट साइकोसिस में। इतने कॉजेज बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोई भी पेशेंट आपके पास आया है, इवैल्यूएशन करोगे, पेशेंट प्रेजेंट किया है अल्टर्ड सेंसोरियम से, अल्टर्ड सेंसोरियम के साथ साथ वो क्या है, इररिलेवेंट टॉक है। अब वो इररिलेवेंट टॉक किसी भी तरीके का हो सकता है। एक और है हाइपोग्लाइसीमिया, भूल गए थे हम, है ना। हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया से भी प्रेजेंट करते हैं कई बार साइकोसिस में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हाइपोग्लाइसीमिया से सीधे बेहोश हो जाए। कई बार पेशेंट इररिलेवेंट है, हमने देखे हैं पेशेंट। कई बार एक पेशेंट को 10 लोग पकड़ के आए थे, 10 लोग पकड़ के लेके आए थे उसको। उनने पहली बार हिस्ट्री, उनने अच्छा हुआ हिस्ट्री दे दी। हम तो एक्यूट साइकोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं उसका, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री दे दी कि भैया इनकी शुगर गड़बड़ होती है आगे पीछे, तो ये ऐसे ही चिल्ला चोट करने लगते हैं। अच्छा, उनको पता था, अटेंडेंट्स को पता था। जैसे उसकी शुगर देखी तो शुगर 30 निकली, और जैसे उसको लगाया डेक्सटोज, थोड़ी देर बाद उसने कहा कि भैया छोड़ दो, हम ठीक हो गए। तो हाइपोग्लाइसीमिया में भी पेशेंट प्रेजेंट होता है ऐसे। तो अल्टर्ड सेंसोरियम की डीडी और उसके डीडी बहुत मुश्किल है। पेशेंट एक्यूट ऑनसेट अल्टर्ड सेंसोरियम में आया है तो सबसे पहले तो अपन को उसको वाइटल्स देखने हैं। ट्रीटमेंट से पहले उसको वाइटल्स देखने हैं, ऑक्सीजन लेवल देखना है, O2 और बीपी देखना है, बीपी ठीक है कि नहीं। इसके बाद अपन आते हैं उसके रूटीन टेस्ट, आपको बहुत जरूरी है। सीबीसी, यूरिया क्रिएटिनिन, एटलीस्ट एक उसका सीरम बिलिरुबिन लेवल करा सकते हैं, सोडियम पोटेशियम लेवल, और एक सीटी है। ये एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो एक्यूट ऑनसेट अल्टर्ड सेंसोरियम में पेशेंट आ रहा तो उसके इतने इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है पेशेंट की फाइनेंशियल स्टेटस पे, अपनी जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, अपना पॉजिटिव अपन क्या सस्पेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से अपन थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाएंगे। कि जैसे पेशेंट यंग पेशेंट है, यंग पेशेंट सीधे प्रेजेंट क्या है एक्यूट साइकोसिस में, पुरानी हिस्ट्री दे रहा है कि भैया इसको पहले भी एक बार इस टाइप का आ चुका है, 2-3 महीने ट्रीटमेंट चला था तो ठीक हो गया था, फिर आया तो अपन उसमें चले आएंगे कि इसको सीधे एक्यूट साइकोसिस हुआ है, मेनिया एनिया या फिर सिजोफ्रेनिया का एक्यूट एपिसोड हुआ है, तो अपन उसको कंजर्वेटिव में चलेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे अगर वो अफोर्डेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो। लेकिन पेशेंट कोई एडमिटेड पेशेंट है, फीवर से प्रेजेंट किया है और फीवर के बाद उसको ये सब चीज़ें, तो फीवर से अगर प्रेजेंट आया तो ये सब चीज़ें करानी जरूरी है। फीवर हो गया या फिर कोई भी उसको बॉडी में सेप्सिस का साइन मिल रहा है या फिर और कुछ है, उसको फीटल एडिमा है प्रेजेंट है, एनीमिया प्रेजेंट है या अदर फैक्टर है जो प्रेजेंट है जो कि बताते हैं कि उसको सिस्टमिक डिसीज हो सकती है, तो उसमें अपन को ये सब इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्योंकि एक्यूट साइकोसिस में पेशेंट को क्या देना पड़ेगा अपन को, सेडेटिव जैसे देंगे ना तो इनमें से कोई भी डिसीज होगी ना, ये चाहे वो सीओपीडी हो, सीकेडी हो, सीएलडी हो, इन तीनों में से कोई सी भी डिसीज होगी तो पेशेंट एकदम से एक्सपायर हो जाएगा अगर अपन ने उसको सीधे सेडेटिव दे दिया। तो इन पेशेंटों को सेडेट करने के पहले अपन को प्रॉपर उसको आईसीयू एनवायरनमेंट, प्रॉपर इंट्यूबेशन का जो सामान है वो सब तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट तो चिल्ला चौट कर रहा है तो उसको अपन को सेडेट तो करना ही पड़ेगा। अब सेडेशन करोगे तो क्या है, उसकी रेस्पिरेटरी ड्राइव कम होगी, रेस्पिरेटरी ड्राइव कम होगी तो पेशेंट पहले से ही हाइपोक्सिया में चल रहा है,
या पेशेंट पहले से ये एनकेफेलोपैथी में चल रहा है कि यूरेमिक एनकेफेलोपैथी में, तो ब्रेन को ऑक्सीजन लेवल वैसे नहीं मिल रही है, सेडेट करने के बाद वो एकदम से चले आएगा हाइपोक्सी में और सडन डेथ हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट को पूरा इंटूबेशन तैयार रखो, इंटूबेशन तैयार रखने के बाद उसको सेडेट करना है कि जैसे थोड़ी सी भी इंटूबेशन की जरूरत पड़ती है तो तुरंत के तुरंत इंटूबेट कर दिया जाए। तो ऐसी इसी बार कैसी है कि अपन उसका जो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट कर देते तो अपने आप ही ठीक हो जाता। जैसे यूरेमिक एनकेफेलोपैथी, यूरेमिक एनकेफेलोपैथी के ट्रीटमेंट से डायलिसिस है, अब डायलिसिस करोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा पेशेंट, उसको चाहे कितना भी आप एंटी साइकोटिक देते रहो या फिर सेडेट करते रहो तो वो ठीक नहीं होगा। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का ट्रीटमेंट है बॉवेल वॉश, बॉवेल वॉश कराओगे तो ये हेपेटिक एनकेफेलोपैथी ठीक होगी। डिसइलेक्ट्रोलीमिया है, डिसइलेक्ट्रोलीमिया का ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस ठीक करना है। आप अंडरलाइन कॉज को जब तक ट्रीट नहीं करोगे तब तक ट्रीटमेंट देने से कोई मतलब नहीं। ऐसे सीओपीडी है, सीओपीडी का ट्रीटमेंट ऑक्सीजन लेवल देना है उसको, ब्रेन को ऑक्सीजन सही पहुंचनी चाहिए। सेप्टिक एनकेफेलोपैथी है तो सेप्टिक ठीक करो, जो भी मतलब सेप्सिस किसी भी कारण से हुआ उसको ठीक करना है। तो एक्यूट साइकोसिस को ट्रीटमेंट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। अपने ओपीडी बेसिस में ठीक है, जो एडमिटेड पेशेंट होता है, एडमिटेड पेशेंट कभी भी साइकोसिस में चले जाते हैं, ज्यादातर में है, ज्यादातर आप कहीं भी एडमिटेड पेशेंट देखो पोस्ट ऑपरेटिव है, पोस्ट ऑपरेटिव कई बार पेशेंट साइकोसिस में चले आता है, तो उसको इवैल्यूएट करना बहुत टफ है, किस कारण से गया है साइकोसिस में पता ही नहीं चलता है ना। पोस्ट ऑपरेटिव कई बार देखे होंगे पेशेंट चिल्ला चोट करने लगते हैं, पोस्ट ऑप में चिल्ला चोट करने लगते हैं, कॉज क्या है, कॉज पता ही नहीं है अपन को। तो पहले सबसे पहले उसके वाइटल्स देखना है, ये सब चीजें देखना है, ये सब चीजें ठीक है कि नहीं। अगर ये सब चीजें ठीक हैं, पेशेंट स्टेबल लग रहा है कंडीशन, पेशेंट को अपन सेडेट कर सकते हैं, तब तो उसको सेडेट करो, और आगे और इवैल्यूएट कर सकते हैं तो इवैल्यूएट करेंगे। एक बार केमिकल मेनिंजाइटिस भी होती है, केमिकल मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन टर्म है। ये क्या होता है पता है, जो पेशेंट को अपन लंबर पंचर देते हैं ना, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो अपन ड्रग्स यूज करते हैं वो ड्रग रिएक्शन कर जाती है, उसके कारण केमिकल मेनिंजाइटिस हो जाती है। ये बहुत कॉमन है, कई बार एनेस्थीसिया वालों को सबको पता रहता है। पेशेंट को क्या करते हैं अपन सेडेट किया, सेडेट करने के बाद ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करने के बाद जब वो आउट हुआ, आउट होने के बाद कुछ देर बाद उसको अल्टर सेंसोरियम में चला जाता है, पेशेंट चिल्ला चोट करने लगता है। तो ये बहुत कॉमन है केमिकल मेनिंजाइटिस। इसके टेस्ट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं, सीएसएफ निकाल है। इसका मैनेजमेंट कुछ नहीं है, केमिकल मेनिंजाइटिस के कारण पेशेंट को सेरिब्रल एडीमा हो जाता है, सेरिब्रल एडीमा होने का ट्रीटमेंट स्टेरॉइड देना है, स्टेरॉइड के साथ अपन को थोड़ा सा मैनिटोल दे दो सेरिब्रल एडीमा को ठीक करने के लिए, बस मैनिटोल स्टेरॉइड से ठीक हो जाता है। बट ये कि अपन को कॉज नहीं पता, पेशेंट के अटेंडर चिल्लाने लगते हैं ना कि भैया आप तो बेहोश किया था, बेहोश के बाद ही से ऐसा हो गया। सेरिब्रल एडीमा आ जाता है सीटी हेड में, डिपेंड करता है चेक करने वाला कौन है, क्योंकि उसमें सेरिब्रल एडीमा हमने बताया था कैसे चेक करते हैं, जो गायराई है ना, गायराई प्रोमिनेंट हो जाते हैं, सर्कस खत्म हो जाने लगते हैं। एमआरआई में तो आ ही जाता है, एमआरआई में मेनिंजियल एनहांसमेंट भी दिख जाएगा उसमें। फिर अपन लंबर पंचर करेंगे, उसमें देखेंगे लंबर पंचर में कोई सेप्टिक मेनिंजाइटिस तो नहीं है, सेप्टिक मेनिंजाइटिस प्रेजेंट करती है ऐसे। अब देखो इन सब का ट्रीटमेंट तो ये है, अंडरलाइन कॉज को ठीक करना है, इन सब में अपना कुछ है नहीं है। अगर पेशेंट को ये सब चीज नॉर्मल आती है तब अपन उसको बोल सकते हैं कि उसको पर से एक्यूट साइकोसिस है, ऑर्गेनिक नहीं है। साइकोसिस जैसे दो टाइप्स हो गई ना, साइकोसिस हो गई एक ऑर्गेनिक साइकोसिस और एक नॉन ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक साइकोसिस जो होती है वो साइकेट्री का पार्ट है, ऑर्गेनिक साइकोसिस का हम किसका, न्यूरोलॉजिस्ट का। तो न्यूरोलॉजिस्ट को अंडरलाइन कॉज ठीक करना है, और साइकेट्रिस्ट को सिर्फ साइकोसिस साइकोटिक बिहेवियर हो रहा है उसका, सिर्फ साइकोटिक बिहेवियर ठीक करना है। तो साइकोटिक बिहेवियर के लिए अपने पास एंटी साइकोटिक इंजेक्टेबल, एक्यूट साइकोसिस में पेशेंट बहुत ज्यादा वायलेंट होगा तो उसको ओरल तो दे नहीं पाएंगे, इंजेक्टेबल ही देंगे। इंजेक्टेबल अवेलेबल क्या है अपने पास, हेलोपेरिडोल सेरेनेज नाम से आता है, 5 मिलीग्राम देते हैं, ओलेंजापिन आता है। दो मोस्ट कॉमन एंटी साइकोटिक ड्रग्स इंजेक्टेबल में अवेलेबल हैं जो कि अपन यूज करते हैं। इसके अलावा इनको सेडेट करना है, पेशेंट को सेडेट भी करना पड़ेगा। हालांकि सेरेनेज और इंजेक्टेबल दे दो, उन्हीं से सेडेट हो जाता है। सेरेनेज देने के लिए साथ साथ अपन को फिनार्गल देना पड़ता है साथ में, क्योंकि सेरेनेज जो है वो है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होता है इसका, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स पैदा कर देता है। पेशेंट सेरेनेज लगाते हैं ना, उसके बाद कई बार पेशेंट को ऐसा टॉर्टिकोलिस हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट पड़ना उसके। तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट ना हो इसलिए हमेशा तुमने देखा होगा जब भी हम हेलोपेरिडोल सेरेनेज टैबलेट भी लिखते हैं ना तो उसके साथ पेसिटेन साथ में लिखते ही लिखते हैं। ऐसे सेरेनेज इंजेक्शन भी कभी लगाओ तो उसके साथ फिनार्गल लगते ही लगता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट रोकने के लिए देते हैं अपन।
ओलिनजापेन है, इसके साथ फिर अब लोराज़ेपाम है, डायज़ेपाम है, ये सब साइकोसिस जो अपने अवेलेबल मेडिसिन है इंजेक्टेबल, वो दे दो तो एक्यूट साइकोसिस ठीक हो जाती है। जब पेशेंट थोड़ा सा भी इनका एक इंजेक्शन लगाना ही बहुत होता है, एक इंजेक्शन से पेशेंट की जो साइट है वो वापस आ जाती है, जो लॉस चला गया है रियलिटी से लॉस से वापस आ जाता है वो। एक दो इंजेक्शन लगाने के बाद उसको समझ में आने लगता है तो टैबलेट खाने लगता है। तो फिर जब टैबलेट खाने लगे तो फिर टैबलेट तो बहुत सारी हैं अपने पास एंटीसाइकोटिक, वो हमने पढ़ाई थी, कोई सी भी अपन यूज कर सकते हैं। इंजेक्टेबल अपने पास ज़्यादा प्रिपरेशन अवेलेबल नहीं है, यही सब है। और अब जो है ऑर्गेनिक साइकोसिस में ये एंटीसाइकोटिक देना है कि नहीं देना है वो डिपेंड करता है कॉज को अपन कितनी जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे सीओपीडी है, सीओपीडी वालों में अपन बहुत रेयरली यूज करेंगे क्योंकि पता है कि अगर थोड़ा सा भी अपन ने गड़बड़ किया तो पेशेंट को डिस्ट्रेस में चला जाएगा। रहे बात दूसरे जो सेप्टिक एनकेफेलोपैथी में कुछ समय के लिए दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी सब में अपने रिस्क रहेगा। अपन ने जैसे ही सेलेक्ट किया पेशेंट और डिटोरिएट होने की चांस, पता चला सेलेक्ट किया वो वापस ही नहीं आया सेलेक्शन से। सब में यही है। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में सेलेक्शन का कंट्रा इंडिकेटेड है। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में किसी भी कंडीशन में सेलेक्ट नहीं करना है। ज़्यादातर हेपेटिक एनकेफेलो वाले पेशेंट का एक्सपायर होने का कारण ही ये होता है, अपन उसको सेलेक्ट कर देते हैं क्योंकि सेडेशन जो है रखना पड़ेगा जो वो उसको बांध के रखते हैं, बांध के रखो और बॉवेल वॉश कराओ, साथ में जितने भी अपन को ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट से बॉवेल वॉश 2 दिन कराओ। 2 दिन क्या, बॉवेल वॉश 3 टाइम्स कराते हैं एक दिन में, 3 टाइम कराने के बाद एक ही दिन में दूसरे दिन पेशेंट उठ के बैठ जाता है। बॉवेल वॉश बहुत इफेक्टिव होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी तो बहुत है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सोडियम की है तुरंत आगे वापस। और हेपेटिक जो ये है किडनी में जो यूरेमिक एनकेफेलोपैथी और डायलिसिस करो, डायलिसिस के बाद वापस आ जाता है। फेब्राइल एनकेफेलोपैथी में कई बार पेशेंट अपने घर में नहीं बोलने लगते, बहुत तेज फीवर है तो आधा बोलने लगते हैं। उसको भी देखे हैं सर वो। हाँ, तो फेब्राइल एनकेफेलोपैथी में फीवर ठीक होगा तो नॉर्मल हो जाता है। उसमें तो स्पंजिंग करा दो, कोल्ड स्पंजिंग आराम है। कोल्ड स्पंजिंग का एक है, कोल्ड स्पंजिंग क्यों कराते हैं अपन? कोल्ड स्पंजिंग अपन एक्चुअली पूरे बॉडी की करा देते हैं कई बार, सिर की कराना बहुत ज्यादा पूरे बॉडी की कराने की कोई सेंस है नहीं। तो कोल्ड स्पंजिंग का अपना सेंस क्या है, अपने ब्रेन का टेम्परेचर कम कराना है अपन को। ब्रेन का टेम्परेचर कम क्यों कराना है? क्योंकि अगर ब्रेन का टेम्परेचर कम नहीं कराएंगे तो पेशेंट या तो फेब्राइल एनकेफेलोपैथी में चला जाएगा या तो उसको फेब्राइल सीजर आ सकते हैं। उसके अलावा पूरे बॉडी का टेम्परेचर कम कराने से बहुत ज्यादा फायदा है नहीं। तो सिर्फ सर में है कि सर में कंटिन्यूसली जो है कोल्ड स्पंजिंग होती रहनी चाहिए, बाकी तो पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा कई काम नहीं है इस कोल्ड स्पंजिंग का। बस इसमें तो इतना ही है, जैसा पढ़ा चुके हैं वैसे तो।